नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 21 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये है प्राइवेट सेक्टर जॉब में रिजर्वेशन के रिलेटेड। नाउ एक बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट ने 2020 के हरियाणा गवर्नमेंट का लॉ को जो है जो क्या जिसमें रिजर्वेशन ऑफ 75% दिए गए थे इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स टू द स्टेट रेसिडेंट्स, उनको इनवैलिडेट कर दिया है। नाउ समझने की कोशिश करना, ये जो न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि अगर अभी ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देख लोगे पूरा इंडिया में एंड इन डिफरेंट रीजन्स, फॉर दैट रीजन ऑफकोर्स आसाम में भी वही ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट कहीं ना कहीं अलग अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा बोला जा रहा है हमको ST कैटेगरी में दो, जिससे कि हमको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सके, राइट। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ न्यू ऑल टुगेदर कानून, जहाँ पर 75% सीट्स जो है प्राइवेट सेक्टर जॉब में रिजर्व कर दिए गए थे वहाँ के स्टेट के रेसिडेंट्स के लिए। और हरियाणा गवर्नमेंट की इस वर्डिक्ट ने इस वाले जो कानून को, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस हरियाणा गवर्नमेंट के वर्डिक्ट को इनवैलिडेट करार कर दिया गया है। ठीक है, सो बेसिकली लोकल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये एक ऐसा कानून होता है जिसके थ्रू एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी बेनिफिट्स जो है कोई इंडिविजुअल्स को मिलता है। और ये वैसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि लोकल रेसिडेंट्स होते हैं कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन के, राइट। तो उसको जो ये रिजर्वेशन दिया जाता है वो है लोकल रिजर्वेशन, और ये लोकल रिजर्वेशन ऑफ 75% दिया गया था इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। नाउ क्या हर प्राइवेट सेक्टर जॉब में दिए जाएंगे? नहीं, देखो ये कानून जब बनाया गया था हरियाणा इन द नेम ऑफ हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, इस कानून के तहत बोला गया था वैसे कंपनीज जिसमें 10 या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है उसमें 75% ऑफ जॉब्स जो है उसको रिजर्व किया जाएगा। और बट हर एक जॉब के लिए नहीं, बल्कि वैसे जॉब जो क्या 30,000 से जिसकी सैलरी पर मंथ से कम हो, सिर्फ उसी जॉब्स के लिए। आप सोचो 30 साल से ज़्यादा से फॉर एग्जांपल 1 लाख का जॉब है तो वो तो हाईली स्किल्ड जॉब हो गया ना। तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट, मतलब अगर आप ज़बरदस्ती कोई स्टेट के भीतर से सिलेक्शन करना पड़े, ये तो आपका फिर कंपनी खराब, मतलब कंपनी के बारे में डिग्रेडेशन होगा ना। तो इसीलिए नाउ employers must register eligible employees on the labor department portal। जो भी एम्प्लॉयर है, राइट, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर करवाना पड़ेगा इन द लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल। और सिमिलर डोमिसाइल रिजर्वेशन जो लॉज है ये सिर्फ पहली बार हरियाणा में नहीं आया था, ऐसे डिफरेंट अदर स्टेट्स में भी है इसके प्रोविजन, जैसे आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस टाइप की डोमिसाइल जॉब रिजर्वेशन के कानून एग्जिस्ट करते हैं। नाउ सवाल होता है दैट कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट क्यों कर दिया इस कानून को, क्योंकि कोर्ट बोल रही है देखो भाई ये तो आर्टिकल 16 का वायलेशन है ना। क्योंकि ये जो कानून है अभी जो हरियाणा के द्वारा लाया गया ये बिल्कुल वायलेट करती थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में 75% रिजर्वेशन दिया गया किन स्टेट्स के लिए, हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए, है ना। एंड इसमें इन्होंने तर्क ये दिया हाई कोर्ट ने दैट देखो गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रेसिडेंस, वही तो है आर्टिकल 16, है ना। तो क्लियरली बोल दिया गया है दैट यस, वैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने भी क्लेम किया है दैट यस ये जो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है ना उसमें, लेकिन ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट एनीवेज वायलेशंस कहीं ना कहीं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 19 का। कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया दैट देखो ये कानून जो है ना ये इम्पोज कर रहा है एक्सेसिव कंट्रोल ऑन प्राइवेट एम्प्लॉयर, जिसके तहत इनडायरेक्टली आप इंस्पेक्टर राज क्रिएट कर रहे हो, है ना। वहाँ पर उस सिचुएशन में जहाँ पर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है, इंस्पेक्टर राज को घटाना है, उल्टा आप इंस्पेक्टर राज को बढ़ा रहे हो, है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट ये कहीं ना कहीं अगर देख लीजिएगा यस ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी खेल हो रहा है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन
के आधार पर अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं और उस अलग अलग आर्टिकल्स में वेरियस प्रोविजंस दिए गए, जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 बोल रहा है गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है, गारंटी करता है दैट नो बर्थ प्लेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विल बी डन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट यहाँ पर तो किया जा रहा है ना बर्थ प्लेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 19 क्या करता है, इंश्योर करता है सिटीजन दैट सिटीजन जो है वो फ्रीली मूव करता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो है वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो सवाल होता है ये लोकल जो रिजर्वेशन दिया जा गया था हरियाणा के दौर में क्यों दिए गए थे, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स लेने की कोशिश की जा रही थी। और वो बेनिफिट्स क्या है, ऑफ कोर्स एक जो हर एक स्टेट का मेन प्रॉब्लम वो क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत सूटेबल सोल्यूशन नहीं है ये, राइट। इससे बूस्ट होता है लोकल इकोनॉमी, कॉस्ट सेविंग होता है कंपनीज के लिए और साथ ही साथ कंपनीज की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। क्योंकि आप खुद सोचिए एक ये रीजन है, अगर आप बाहर से अगर एम्प्लॉयर आ रहा है तो इस बेचारा एम्प्लॉयर से फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो 7,000 रुपये तो इसको रेंट देने में ही लग जा रहा है, तो क्या इसकी प्रोडक्टिविटी प्रॉपर अच्छी सी होगी, नहीं, राइट। बट वहीं पर यहाँ पर अगर ज़्यादा कमा रहा है तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी विल बी मोर, राइट। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू लोकल एज वेल। जी हाँ, कोई भी पर्टिकुलर लोकल क्योंकि रिजर्वेशन है तो लोकल्स लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है दैट कोई भी अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट भी हो रहे हैं फ्रॉम जॉब क्रिएशन उससे ये जिससे आराम से बियर अप कर सके। और ये जो पॉलिसीज हैं दीज आर इन लाइन विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जहाँ पर कंट्रीज जैसे यूएसए ले लो, कनाडा ले लो, ये रिजर्वेशंस प्रोवाइड करती है इन द प्राइवेट जॉब्स। और इसमें कानून भी है, जी हाँ, यूएसए का भी कानून है, देखिए यूएस सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, वैसे कनाडा में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट ऑफ बनी हुई है कनाडा में, ठीक है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब ही प्रोवाइड कर रही है ना रिजर्वेशन, तो और उसी लाइन में ही तो ये कानून पारित किया गया था ना हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। बट कुछ इश्यूज भी है जहाँ पे लोकल रिजर्वेशंस अगर प्राइवेट सेक्टर में देखो तो वो इश्यूज आ सकते हैं, जैसे इन्वेस्टर से फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कंपनी सेटअप किया, इन्वेस्टर्स क्यों कंपनी में पैसे डालता है, क्योंकि कंपनी ग्रो कर सके जिससे उनके पैसे जो है बहुत ज़्यादा गुना मल्टीपल हो सके। बट अगर उनको पता चलेगा दैट मेरी कंपनी में जो है एकदम रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ पर्टिकुलर लोग को ही जॉब दिया जाएगा, अब ये कंपनी चलेगा कैसे, जॉब के थ्रू ही ना चलेगा भाई, है ना। तो और जॉब ऑफकोर्स टैलेंटेड लोगों को देना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है टैलेंट कहीं ना कहीं मार खा जाता है ना। तो वही तो बोला जा रहा है एक्सट्रीम टैलेंट क्रंच हमें देखने को मिलता है, मेरिट सिस्टम मार खा जाता है और ये इनडायरेक्टली रीजनलिज्म को प्रमोट करेगा। अगर सोचो कल को अगर रीजनलिज्म होता रहे, अगर महाराष्ट्र वाले बोले दैट नहीं महाराष्ट्र वाले ही लोग काम करेंगे, कल को अगर सिर्फ दिल्ली वाले बोलते रहे सिर्फ दिल्ली वाले ही दिल्ली में काम करेंगे, कल को अगर केरला वाले बोलते रहे केरला वाले ही काम करेंगे, और कल को अगर उड़ीसा वाले या फिर आसाम वाले बोलते रहे सिर्फ आसाम वाले ही काम करेंगे, तो ऐसा चलने से तो कहीं ना कहीं देश एक समय के बाद टूटना स्टार्ट कर देगा, नहीं, राइट। देश को इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, राइट। तो इसीलिए हम लोग को कहीं ना कहीं इस चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा दैट नहीं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल हम लोग ये सब सेटअप करना मुश्किल है। और बट ये एक बड़ा जो सबसे बड़ा इशू है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स का। सोचो से फॉर एग्जांपल मेरे को सीट में आना है, सीएम का बनना है, राइट। तो मैं वादा कर दूंगा हाँ ठीक है मैं ये कानून ले आऊँगा, वहाँ के लोग भी खुश, वहाँ के लोग हमको वोट दे देंगे। हाँ, बाद में मैं लाऊं या ना लाऊं, बट वोट बैंक के लिए तो मैंने ये पॉलिटिकल जुमला खेला ना, समझ रहे हो बात। तो दीज आर द इश्यूज विच आर देयर विद द लोकल रिजर्वेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। नाउ आप सोचोगे दैट इतना बड़ा जब मैंने रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है। अब तो मैंने पहले ही बता दिया था ये कैसे इंपॉर्टेंट है, दैट ये अनडाउटेडली मेंस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर बाई चांस से फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, हाँ इंटरव्यू बहुत सारा पूछा जाता है, बताओ ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम क्या क्या है आसाम का, तो यस यू कैन से दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम, राइट। अच्छा, तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे दैट बताओ भाई इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, है ना, तो आप ये सब प्रैक्टिस दे सकते हो दैट देखो भाई इसको सॉल्व करना जो है मुश्किल है, और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जो जॉब है उसमें हम लोग 75% रिजर्वेशंस ला सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने कानून भी पारित किया था, समझ लो। तो ये एक जस्ट इनोवेटिव आपके पास पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास मिल जाएगा रिगार्डिंग हाउ टू टैकल द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, ठीक है। नेक्स्ट, VOGSS वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ पता है कैसे डिफाइन करता है, ये देखो ये हमारा दुनिया का मैप है, और ये जो लाइन बीच से दिख रहा है ना जो कि 2 कलर को डिफाइन करता है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं बैंड लाइन, ठीक है, बैंडित लाइन।
है ना। अब ये जो बैंडेड लाइन के जो ऊपर वाले कंट्रीज है ना, ये यूजुअली ग्लोबल नॉर्थ में आता है, मतलब दे आर रिच कंट्रीज, है ना। और इसके जो साउथ में कंट्रीज है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये जो है ग्लोबल साउथ में आती है, समझ रहे हो बात। मतलब दीज आर रिस्पेक्टिवली या तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। नाउ ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, सेकेंड समिट जो ये घोषित किया गया था, ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था और इसका मेन फोकस था दैट कंडम किया जा सके हमास का अटैक ऑन अक्टूबर 7 जो कि इसराइल के ऊपर हुआ था। एंड यस, साथ ही साथ इसमें बोला गया दैट हमारा इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको रिस्ट्रेन करना डायलॉग से और डिप्लोमेसी के थ्रू, ये फोकस किया गया हमारे तरफ से भी। सो यस, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ के होते हैं, जिसको बहुत समय डेवलपिंग या फिर लेस डेवलप्ड भी कहते हैं, ये लोग जो है एक साथ आते हैं और शेयर करते हैं वेरियस फील्ड में अपने पर्सपेक्टिव्स और अपने प्रायोरिटीज। इस समिट का मेन फोकस रहता है ऑन सस्टेनिंग मोमेंटम टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब जिससे एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा सके जो क्या ज़्यादा इंक्लूसिव हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के हर एक पावर्स एक साथ आए। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ले लो, क्या वो इंक्लूसिव है? नो, वहाँ पे 5 मेंबर्स को अपना एक्सक्लूसिव वीटो मिला हुआ है। What about different other members? No, they have not got So वही बोला गया, इस समिट का फोकस ही था दैट कोई भी दुनिया का स्टेप क्यों ना हो, उसमें इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, जहाँ पे हर एक रीजन, हर एक कंट्रीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले और प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। और इस आउटकम का समिट अगर देख लोगे तो हमारे इंडियन पीएम जो है उन्होंने अनवील किया था दक्षिण DAKSHIN, जो क्या है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। इसमें बोला गया था दैट 5C हमको ग्लोबल साउथ के लिए मानना पड़ेगा, वो है कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया। और ये तो आपको ग्लोबल साउथ के बारे में बोल ही दिया। फिर ग्लोबल साउथ जो है ये डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो क्या ऑफकोर्स किस लाइन, कौन सा लाइन इसको चेंज डिफाइन कर रहा है, वो है बैंड लाइन, राइट। सो एनीवेज आगे बढ़ता है। आगे हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, TDB। नाउ TDB और SIDBI, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने अलायंस एक बनाया है जिससे वो सपोर्ट करेंगे MSME सेक्टर को। सो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है क्या भाई? ये देखो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यस कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, ये पूछा जाएगा सिंपली क्या है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका मेन मकसद क्या था? इसका एम था दैट कैसे प्रमोट किया जा सके डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन किसका? इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज का। ये कंसिस्ट करता है 11 बोर्ड मेंबर्स और साथ ही साथ प्रोवाइड करता है इक्विटी कैपिटल या फिर लोन्स टू इंडस्ट्रीज जो क्या कंसर्न करते हैं, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। इनफैक्ट ये जो है ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये सपोर्ट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गीता, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, जो कि एक नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज कंपनी है, और ये इंकरेज करती है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल। ये आर्टिकल डील कर रहा है विद एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया था एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। कहाँ पे? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के, राइट। सो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही स्कीम है, राइट, फॉर अ मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर इंडियन ट्राइबल पर्सन्स। ठीक है, अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव अगर देख लोगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का, दैट ये एक फ्लैगशिप इंटरवेंशन है। पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या है? दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट ऑफ हर एक स्टूडेंट किया जा सके, स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जा सके टू बी चेंज एजेंट्स बिगिनिंग इन देयर स्कूल। मतलब स्टूडेंट्स को ऐसे एम्पावर किया जा सके, ऐसे स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो एक चेंज एजेंट की तरह बन सके, अपने स्कूल में ही नहीं, अपने घर में भी, अपने विलेज में भी, और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब पूरे दुनिया देश के लिए भी, जिससे वो एक चेंज बन सके। क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक बच्चे को अगर एजुकेशन मिलेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। और सपोर्ट करना
कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या प्रोवाइड करता है एजुकेशन, फिजिकल, इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। मतलब यस, ये जो स्कूल्स ही नहीं रहेंगे, रादर ऐसे प्रॉपर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप की जाएंगी जिससे उनकी उनकी जैसे कोई अगर गेम खेलते तो गेम भी खेल सके, इन्वायरमेंट और कल्चरल नीड्स भी जो स्टूडेंट्स का फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दैट ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको फ़ायदा दिए होंगे। ऑफ कोर्स देयर वाज नॉट मच टू बी डिस्कस फ्रॉम द आसाम ट्रिब्यून, सो यस, कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं आप सबके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।